आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन पे। आज हम लोग करने वाले हैं हमारे संविधान का ये लास्ट पार्ट। इस पे हम लोग फिर से 25 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और आपके टोटल 100 क्वेश्चन संविधान के पूरे हो जाएंगे। अगर आपने उसे नहीं देखा, हमने जो पहले के क्वेश्चन किए हुए हैं, तो आप उसे प्लेलिस्ट ऊपर देखिएगा, आपका लिंक आ रहा होगा, वहां से जाके उसे देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को रिपीटेड बार देखिए, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिलेंगी। और साथ में आपका आगामी जो भी एग्ज़ाम हो उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तो है ही। ठीक है, इसके बाद बताइएगा आप और कौन सा सीरीज़ का क्वेश्चन देखना चाहेंगे, हमें कमेंट करके बताइएगा। उसके हिसाब से फिर हम लोग अपनी प्रिपरेशन करेंगे। मैं शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, हमारा एसआई का टेस्ट सीरीज़ अभी भी चल रहा है। आप नीचे प्ले स्टोर पे हमने लिंक दिया हुआ है ऐप का, आप वहाँ ऐप को डाउनलोड करके इस टेस्ट सीरीज़ को ले सकते हैं। अभी तक हमने छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, भारत का इतिहास कंप्लीट कर लिया है। कल आपको देखने को मिलेगा भारतीय संविधान। उसके बाद फिर आपके और टेस्ट बचे हुए हैं और ये जो 100 क्वेश्चन संविधान के हैं, इसका भी पीडीएफ जो है मैं हमारे टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट को प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग का टेस्ट, और बताइएगा लास्ट में कमेंट करके कि आप कितने बना पा रहे हैं और आपको क्वेश्चन कैसा लगा। शुरू करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? दूसरी अनुसूची, पांचवी, आठवीं या 10वीं अनुसूची? देखिए, इसका जो सही आंसर है, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 10वीं अनुसूची। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है इसका वो है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आप लोग देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स का वार चल ही रहा है, तो दल बदल कानून और उसके जो प्रावधान दिए गए हैं इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ऐसा नहीं रहता है कि संविधान में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, ये ऐसी घटनाएं रहती है और ये घटनाएं जो रहती है वो किस कानून से संबंधित है और उसके प्रावधान क्या है, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आप किसी राजनीतिक दल से अगर चुनाव जीत के आए हुए हैं और राजनीतिक दल आपको कुछ बोलती है और आप अगर मना कर देते हैं करने के लिए, तो आप दल बदल विरोधी कानून के तहत अपात्र घोषित कर दिए जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, 1/3 वाला प्रावधान भी है, इसको जरूर देख लीजिएगा, आपके रिसेंट एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आएगा। आगे चलते हैं। संविधान का 100वां संशोधन जो है किससे संबंधित है? असम विधानसभा में ST/SC का प्रतिनिधित्व, बांग्लादेश के साथ भू सीमा विवाद, और राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना, या एंटी डिफिएशन लॉ? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका करिएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश के साथ भू सीमा विवाद। ठीक है, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट इसको बोला जाता है। तो संविधान संशोधन में हमने ये किया हुआ है। इसके अलावा आपको दिख रहा होगा ये राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना, ये NJAC बोला जाता है, जुडिशरी कमीशन। ठीक है, ये 99 अमेंडमेंट एक्ट में आया हुआ था। अब ये 99 में आया हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या बोला, ये कार्यपालिका का न्यायपालिका में हस्तक्षेप है, इस वजह से 99 अमेंडमेंट एक्ट को इन्होंने नल और वॉइड घोषित कर दिया। एंटी डिफिएशन लॉ हमने ऊपर ही देखा था, ये आया था आपका 52nd अमेंडमेंट एक्ट में। इसको भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। आगे चलते हैं। किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार पूरे तरीके से समाप्त कर दिया? चार्टर्ड अधिनियम 1833, 1853, 1858 या 1861? सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर इसका चार्टर्ड एक्ट 1833। देखिए, 1813 वाला जो अधिनियम था, यहाँ पे हमने एक अधिकार को समाप्त किया है, लेकिन पूरे तरीके से नहीं। अभी भी आप चाइना के साथ चाय का व्यापार, चाइना के साथ व्यापार और चाय का व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार प्राप्त था। 1833 का जो अधिनियम आया उसमें पूरे तरीके से एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। आगे चलते हैं। 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? बांग्लादेश के साथ सीमा विवाद, तो ये तो हमने देखा, ये किस में आता है आपका 100 नंबर पे आता है। ठीक है, 338B, संसद और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान, या सुवर्ण आरक्षण? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइएगा, सुवर्ण आरक्षण। ठीक है, सुवर्ण आरक्षण जो है आपका किस में आ जाएगा? 103 में। तो ये जो बच रहा है आपका 338B, ये है आपका OBC। देखिए, नेशनल कमीशन फॉर OBC बनाया गया है
और इसको हम लोगों ने जोड़ा है 102 शायद 102 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। अभी तक आपके 105 हुए हैं, तो 100, 101, 101 आपका जीएसटी है, 102 आपका ये, 338 भी, फिर 103 हमने देख लिया अभी सुवर्ण आरक्षण, फिर 104 आया जिसमें एसटी एससी की सीट को बढ़ाया गया, फिर आपका 105 आया। 105 में जो बैकवर्ड क्लासेस है उसको जो है उसका गणना किया जा सकता है, ठीक है, राज्यों के द्वारा भी उसका गणना किया जा सकता है। तो ये सारे अमेंडमेंट आपको ध्यान रखने हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। आगे चले, अनुच्छेद 368 में निर्धारित संशोधन की प्रक्रिया के दायरे में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विशेष रूप से बहिष्कृत किया गया है? अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 154, 169 या 214? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइएगा, अनुच्छेद नंबर 169। क्या बोला आपका? अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 किनसे डील करता है? आपका संशोधन। तो अनुच्छेद 169 जो डील करता है ना, वो डील करता है आपका किससे? क्रिएशन एंड अबॉलिशन ऑफ विधान परिषद। विधान परिषद का निर्माण या उसको खत्म करना, इसके लिए आपका 169। अब इसको करने के लिए आपको कोई अलग से संविधान संशोधन की प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। आप राज्य से एक विशेष बहुमत पारित करवा दीजिए और आपका जो पार्लियामेंट रहेगा एक साधारण बहुमत के जरिए या तो विधान परिषद को बना सकता है या विधान परिषद को ख़त्म कर सकता है। अभी रिसेंटली उड़ीसा जो है, उड़ीसा की सरकार ने विधान परिषद का निर्माण करने के लिए बोला गया था, अभी तक तो उस पर कोई खैर हुआ नहीं है। डेवलपमेंट होगा तो आपको पता चल जाएगा। आगे चलते हैं। एक संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जाने के बाद राज्यों में से आधे से कम नहीं होने वाले विधानसभा द्वारा अनुमोदित होने की भी आवश्यकता होगी यदि वो संविधान संशोधन विधेयक निम्नलिखित से संबंधित है। राज्य सूची से संवर्धित सूची में शिक्षा का हस्तांतरण, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की व्यवस्था को बदलना या भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव की व्यवस्था को बदलना। क्वेश्चन टाइप करने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ। आपका संशोधन का 3 प्रक्रिया दिया हुआ है। आपका साधारण, एक रहता है स्पेशल और एक और कैटेगरी का रहता है स्पेशल प्लस जितने भी राज्य हैं उनके विधानसभा से 1/3 वोट से आपको, मतलब साधारण बहुमत से वहाँ से पारित कराना पड़ता है और टोटल जितने राज्य रहते हैं उसके 50% से ज़्यादा राज्यों से उसको पारित कराना पड़ता है। तो बोला गया है कि ऐसा कौन सा है जिसके लिए आपको ये थर्ड वाला केस लागू करना पड़ेगा। तो देखिए, शिक्षा का हस्तांतरण, राज्य सूची से संवर्धित सूची, ये तो आपका साधारण करेंगे तो भी हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव की व्यवस्था में बदलना, ये भी हो जाता है। आपका मेन जो है सबसे इंपॉर्टेंट वो है आपका ये भारत के राष्ट्रपति की चुनाव की व्यवस्था को बदलना। अगर आप भारत के राष्ट्रपति की चुनाव की व्यवस्था को बदलेंगे तो हम लोग कहीं ना कहीं संविधान का जो मूल संरचना है उसमें थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं, ठीक है। मूल संरचना में हमारे प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन दिया गया है वो अलग प्रकार का दिया हुआ है और हम लोग उस पर अगर बदलाव कर रहे हैं तो वो आपका तीसरे वाले कैटेगरी में आएगा। यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। आगे चले, संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 भी किससे संबंधित है? इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहकारी समितियां। इसके बारे में जरूर पढ़िएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है वो। भारत ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा प्रभारी है? गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सुप्रीम कोर्ट या भारतीय मानक ब्यूरो? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, भारतीय मानक ब्यूरो। आगे चले, भारत में किसी शहर का पहला नागरिक कौन है? मेयर होता है, चेयरमैन, शेरिफ या विधानसभा सदस्य? तो इसका याद रखिएगा, सही आंसर क्या मिलेगा आपको? मेयर। जैसे हम लोग अगर देश की बात करें तो उसका जो प्रथम नागरिक होता है वो होता है आपका राष्ट्रपति और यहाँ पे कौन होगा? मेयर होगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसको देश के वित्त का संरक्षण माना जाता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्रालय, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या भारतीय रिजर्व बैंक? तो वित्त का संरक्षक एक ही हो सकता है आपका, वो होगा आपका वित्त मंत्रालय। आगे चलते हैं, भारत में वन अधिकारियों की मान्यता और निहित करने और भूमि अधिकारों के वितरण की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसके साथ है? वन और पर्यावरण मंत्रालय, आदिवासी मामलों का मंत्रालय, राज्य और केंद्र शासित राज्य या स्थानीय सरकार? क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइएगा, राज्य और केंद्र शासित राज्य। इसको ध्यान रखना है अपने को, कारण बताता हूं मैं। देखिए, सबसे पहले जो वन का जो सब्जेक्ट है ना,
वो था आपका स्टेट का। स्टेट सब्जेक्ट हुआ करता था, फिर उसको हमने चेंज करके कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब क्या होता है, इसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। और ये कौन से अमेंडमेंट के तहत किया गया था, 42nd, तो इसको आपको ध्यान रखना है। 42nd अमेंडमेंट के तहत किया गया था, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे चले, निम्नलिखित में अंतर्राज्यीय परिषद का कौन स्थापना करता है, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति या लोकसभा। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करने वाले हैं राष्ट्रपति। आर्टिकल पूछ सकता है, याद रखिएगा अंतर्राज्यीय परिषद कौन सा आर्टिकल में आता है, 263, इंपॉर्टेंट है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष। आगे चलें, राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान करने वाले इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होते हैं, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन वोट कर सकते हैं। अभी इलेक्शन होने वाला है, इसके ऊपर नजर रखिएगा। राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, लोकसभा के चुने हुए सदस्य, लोकसभा राज्यसभा के चुने हुए सदस्य या लोकसभा राज्यसभा राज्य और केंद्र शासित राज्यों के चुने हुए सदस्य। तो मतलब चुने हुए तो अच्छा चाहिए ही ना आपको, तो इसका सही आंसर वैसे है आपका ऑप्शन नंबर डी। हर जगह के चुने हुए सदस्य ही इस पे वोट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, नॉमिनेटेड लोग जो रहते हैं यहाँ पे वोट नहीं करते। और केंद्र शासित का मतलब ये नहीं है कि सारे केंद्र शासित, दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी दो जगह है जहाँ के केंद्र शासित प्रदेश के जो लोग हैं उन लोग वोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि सदन की शक्ति 520 है और 20 सदस्य अनुपस्थित है, मतलब 500 हो गए ना, और कोई विधेयक के पक्ष में 251 मत है, तो ये किसका उदाहरण है। विधेयक साधारण बहुमत से पारित हो जाएगा, प्रभावी बहुमत से पारित हो जाएगा, विधेयक पूर्ण बहुमत से पारित हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, देखिए 250, सॉरी 500 लोग हैं ना, तो 500 लोग में आपको बहुमत चाहिए कितना में, 250। 250 प्लस 1 होगा, तो ये आपका बहुमत में पारित कहलाएगा। तो ये होगा ना, विधेयक साधारण बहुमत से पारित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा इसका। देखिए जैसा क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से ये है। अब हो सकता है वो बिल फंडामेंटल राइट से संबंधित हो, तो वहाँ तो आपको स्पेशल बहुमत चाहिए, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कभी कभी आपको अपने आंसर को उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। ये व्यापम और सीजीपीएससी का पैटर्न रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि नहीं जो आपको पता है वही सर्वे सर्वा है, आपको ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा। आगे चलते हैं, कैबिनेट प्रणाली के बारे में कौन सा कथन गलत है। कैबिनेट की कार्रवाई गुप्त रखी जाती है, जी नहीं, सार्वजनिक होती है। प्रधानमंत्री कैबिनेट के बैठक की अध्यक्षता करता, वही तो हेड है। कैबिनेट के सदस्यों को प्रधानमंत्री द्वारा चुना जाता है, जी हाँ। हमारे संविधान द्वारा आंतरिक कैबिनेट निर्धारित किया गया है, जी नहीं, ये गलत है। ठीक है, एक किचन कैबिनेट का प्रावधान जरूर है, लेकिन किचन कैबिनेट जो है मतलब ये कुछ अलग रहता है। किचन कैबिनेट प्रधानमंत्री और उसके छोटे से ग्रुप रहते हैं जो लोग मेन फैसला लेते हैं, तो इसको किचन कैबिनेट बोलते हैं। ये आपको मेनली आपको ब्रिटेन के पार्लियामेंट में देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश में कितनी लोकसभा सीट है, 1, 2, 3 या 4। डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ आपको, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं, अनुसूचित क्षेत्र के रूप में किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार निम्न में से किसके पास है। राज्य के राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री या भारत के उपराष्ट्रपति। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है। आगे चलते हैं, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बोला है। क्वेश्चन को दोबारा पढ़िएगा, सही है बोला है। एक बार आप वीडियो को पॉज करिए और इसको ट्राई करने का प्रयत्न करिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बताता हूं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका, वो राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं रहता। अब वो अगर राष्ट्रपति बन गया है तो देखिए जो उपराष्ट्रपति का पद है ना वो कौन संभालेगा, जो वहां पे आपका सभापति के बाद जो उपसभापति होता है ना, उपसभापति,
जो राज्यसभा का उपसभापति रहता है वो संभालता है उसके अध्यक्ष का पद। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। 74वें संविधान संशोधन से 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के कितने कार्य जोड़े गए हैं? 14, 16, 18 या 20? सही आंसर क्या हो जाएगा उसका? ऑप्शन नंबर सी, 18 कार्य जोड़े गए हैं। चलिए, संघ की राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी होगी। अंग्रेजी का भी आधिकारिक कार्य के लिए प्रयोग किया जाएगा। यह किस अनुच्छेद में लिखा गया है? 120, 343(1), 343(2) या 348? सही आंसर है इसका 343(1). निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन से दमन और दीव को गोवा से पृथक किया गया? सही आंसर पे आते हैं इसका डायरेक्ट 57। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और गोवा के बारे में ध्यान रखिएगा कि इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। कोई भी यूरोपियन संघ द्वारा सबसे पहला राज्य जिसको इन्होंने कब्जा किया था वो गोवा ही है 1510 में। उस टाइम में शायद अल्फाजो दी अल्बुक्वारन यूरोपियन पुर्तगाल का गवर्नर, उसका शासन था। मतलब वो भारत में वही चीज़ों को देख रहा था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से कौन सा संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21(a) को सम्मिलित करता है, जिससे 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का एक मौलिक अधिकार बनाया गया है? 73वां, 74वां, 86? और एक और ऑप्शन क्या है? चलिए, लगता है कि क्वेश्चन कट गया है यहाँ पे। ठीक है, 73वां, 74वां, 86 या आप एक और कर दीजिए 95? क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए, 73 से आया हम लोग का पंचायती राज, और 74 से आया आपका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, तो ये थे हमारे कुल 98 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, इसको मैं पिन कर दूंगा। लगता है ये पीडीएफ में आना रह गया है, उसको आप अटैम्प्ट जरूर करिएगा, या कम्युनिटी टैब में मैं शेयर कर दूंगा। वो 2 क्वेश्चन को आप जरूर अटैम्प्ट करिएगा। तो यहाँ पे हमारे कुल टोटल 100 क्वेश्चन जो है संविधान के समाप्त होते हैं। अगला बताइएगा किस टाइप का क्वेश्चन आप देखना पसंद करते हैं। अगर आप अंबिकापुर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो ये हमारा पता है। आप इस पते पे संपर्क करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह और शाम दोनों की बैच शुरू हो चुकी है। शाम वाली नई बैच शुरू है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो संपर्क जरूर करिएगा। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे। तब तक आप पढ़ते रहिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।